रामपुर रियासत की उस पुरानी हवेली में आज ऐसी रौनक थी जैसी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं देखी थी। यह केवल एक शादी नहीं थी, यह ठाकुर बलदेव सिंह की इकलौती बेटी अंजलि का विवाह था। पूरे गांव को न्योता दिया गया था। हवेली के मुख्य द्वार से लेकर अंदर के आंगन तक गेंदे के फूलों और बिजली की झालरों की सजावट ऐसी थी मानो आज आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। शहनाई की आवाज हवा में गूंज रही थी और देसी घी की मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली थी। शहर से बड़े बड़े मंत्री, अफसर और नामी डॉक्टर मेहमान बनकर आए थे। हर कोई ठाकुर साहब के रुतबे के आगे सिर झुका रहा था। लेकिन इस चकाचौंध और शोर शराबे से दूर हवेली के पिछले हिस्से में, जहां हलवाई और नौकर काम कर रहे थे, वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा था और उस पहाड़ के पीछे बैठा था 15 साल का राजू। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग और आंखों में एक ऐसी चमक जो उसकी फटी हुई बनियान और तेल से सने कपड़ों के साथ मेल नहीं खाती थी। राजू का काम था मेहमानों के खाए हुए झूठे बर्तन धोना। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, कभी राख से बर्तन मांजता तो कभी पानी से धोता। उसकी माँ जानकी पास ही रोटियां सेंक रही थी। जल्दी हाथ चला राजू, अभी और मेहमान आने वाले हैं, हलवाई ने जोर से डांटते हुए कहा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर काम करता रहा। उसे आदत थी। पिता के गुजरने के बाद पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन सीखने की ललक नहीं छूटी थी। राजू को एक अजीब आदत थी। वह जब भी शहर की चाय की दुकान पर बर्तन धोने जाता तो वहां लगे पुराने टीवी पर फिल्में नहीं देखता था। वह देखता था डिस्कवरी चैनल, विज्ञान की खबरें और अपराध की पहेलियां सुलझाने वाले कार्यक्रम। लोग उसे पागल कहते थे, अरे ओ न्यूटन की औलाद, बर्तन धो ले, ज्ञान मत झाड़। लेकिन राजू जानता था कि जो ज्ञान उस चौकोर डिब्बे से मिल रहा है वह किसी स्कूल की किताब से कम नहीं है। उसे पेड़ पौधों, रसायनों और इंसानी शरीर के बारे में जानने की इतनी जिज्ञासा थी कि वह रद्दी में मिले अखबार के टुकड़ों को भी पूरा पढ़कर ही फेंकता था। आज की दावत बहुत खास थी। ठाकुर साहब ने विदेश से एक खास रसोइया बुलवाया था जो एक विशेष प्रकार की मिठाई बना रहा था। यह मिठाई एक दुर्लभ जंगली फल से बननी थी जो केवल पहाड़ों में मिलता था। रसोइये ने गर्व से सबको बताया था कि यह डिशा में याद आ रहा था कि रसोइये ने गर्भशय में राजा महाराजा खाया करते थे। खुशबू बहुत ही आकर्षक थी। राजू ने भी वह फल देखा था जब वह रसोई में बोरियां उतार रहा था। वह फल देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन राजू को याद आया कि उसने ऐसा ही कुछ टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था अमेज़न के जंगलों के बारे में। उसे हल्का सा संदेह हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बड़े लोग हैं, बड़े रसोइये हैं, उन्हें तो सब पता ही होगा। मैं तो बस एक बर्तन धोने वाला हूं, मुझे क्या मालूम। रात के 10 बज चुके थे। मुख्य समारोह शुरू हो गया था। दूल्हा बारात लेकर आ चुका था। मेहमानों को खाना परोसा जाने लगा। चांदी की थालियों में 56 भोग सजाए गए थे और सबसे आखिर में परोसी गई वह खास मिठाई। सभी मेहमानों ने, जिनमें शहर के मशहूर डॉक्टर मेहता भी शामिल थे, उस मिठाई की बहुत तारीफ की। ठाकुर बलदेव सिंह खुद खड़े होकर मेहमानों की खातिरदारी कर रहे थे। खाइए खाइए, यह हमारे खानदान की खास पेशकश है, वे गर्व से कह रहे थे। लगभग आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। हंसी ठिठोली चल रही थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। राजू और उसकी मां भी अपना काम खत्म करके एक कोने में बची हुई पूड़ियां खाने बैठे थे। तभी अचानक सामने के पंडाल से एक चीख सुनाई दी। हवेली के मुख्य आंगन में सन्नाटा पसर गया। एक बुजुर्ग मेहमान अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़े थे। उन्होंने अपने गले को पकड़ रखा था और सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। लोग अभी कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक और महिला को उल्टी हुई। देखते ही देखते मंजर बदल गया। जो महफिल कुछ देर पहले हंसी गूंज से भरी थी, वह अब चीख पुकार में बदल गई। एक के बाद एक मेहमान जमीन पर गिरने लगे। किसी का शरीर कांप रहा था, किसी के मुंह से झाग निकल रहा था। दूल्हा भी अपने सिंहासन पर बेसुध होकर लुढ़क गया। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है क्या? ठाकुर बलदेव सिंह चिल्लाए। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था। डॉक्टर मेहता, जो खुद वहां मेहमान थे और उन्होंने भी थोड़ा खाना खाया था लेकिन मिठाई नहीं ली थी, तुरंत आगे आए। उन्होंने एक मरीज की नब्ज टटोली। यह तो फूड पॉइजनिंग है, डॉक्टर मेहता चिल्लाए। शायद खाने में कुछ खराब था। सबको तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन गांव से शहर का अस्पताल 20 किलोमीटर दूर था और मरीज एक या दो नहीं, 50 से ज्यादा थे। इतनी जल्दी इतनी एम्बुलेंस आना नामुमकिन था। हालात बहुत बुरे थे। लोग तड़प रहे थे, कुछ लोग बेहोश हो चुके थे। बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। डॉक्टर मेहता भी घबरा गए थे। उन्होंने अपनी मेडिकल किट मंगवाई, लेकिन उनके पास इतनी दवाइयां नहीं थी।
उन्होंने सोचा कि यह साधारण उल्टी दस्त वाला मामला है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मरीजों की पुतलियां फैल रही हैं और वे सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यह साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं है, डॉक्टर मेहता बुदबुदाए। यह कुछ और है, शायद कोई न्यूरोटॉक्सिन। लेकिन क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। पीछे के आंगन में भी शोर मच गया था। नौकर और काम करने वाले लोग डर के मारे भाग रहे थे। राजू अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी मां को वहीं रुकने का इशारा किया और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी नजरें जमीन पर गिरे लोगों पर नहीं, बल्कि उन लक्षणों पर थीं जो वे दिखा रहे थे। उसने देखा कि सबके चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी, लेकिन होंठ नीले पड़ रहे थे। उसने हवा में एक गंध महसूस करने की कोशिश की। उल्टी की बदबू के बीच उसे एक बहुत ही हल्की लेकिन जानी पहचानी गंध आई, कड़वे बादाम की गंध। राजू का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने पिछले साल देखी उस डॉक्यूमेंट्री के दृश्यों को याद किया। वह जंगली फल, रसोइये ने उसे बिना सही से पकाए या शायद उसके बीज को बिना निकाले इस्तेमाल किया था। उस फल के बीजों में साइनाइड जैसा जहर होता है। अगर उसे सही तापमान पर पकाया ना जाए तो वह जानलेवा हो सकता है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि यह क्या है, और उसे यह भी पता था कि अगर अगले 15 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो यह पूरी शादी शमशान में बदल जाएगी। डॉक्टर मेहता अभी भी फोन पर शहर के बड़े अस्पतालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क जाम था। राजू को पता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन उसकी सुनता कौन? वह एक गंदा, मैला कुचैला बर्तन धोने वाला लड़का था, और सामने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर और गांव के सबसे अमीर जमींदार खड़े थे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। वह दौड़कर डॉक्टर मेहता के पास गया। डॉक्टर साहब, राजू ने जोर से कहा। डॉक्टर मेहता ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। हटो यहां से, दिख नहीं रहा यहां लोग मर रहे हैं? काम करो अपना। साहब, यह फूड पॉइजनिंग नहीं है, राजू जल्दी जल्दी बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में यकीन था। यह उस जंगली फल का जहर है, इसमें साइनाइड होता है। मैंने अभी सूंघा, कड़वे बादाम जैसी बांस आ रही है। डॉक्टर मेहता ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। तू मुझे सिखाएगा? अनपढ़ गंवार, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तूने क्या किया है? बर्तन धोए हैं? भाग यहां से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। ठाकुर बलदेव सिंह ने भी राजू को धक्का दिया। इस पागल को बाहर निकालो, यहां मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और यह मजाक कर रहा है। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कोहनी छिल गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपमान की आग उसके अंदर जल उठी। वह चाहता तो भाग सकता था, इन अमीर लोगों को इनके हाल पर छोड़ सकता था। इन्होंने हमेशा उसे दुत्कारा ही तो था। लेकिन फिर उसकी नजर पास ही पड़ी एक छोटी बच्ची पर गई, जो कुछ देर पहले तक अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अब वह बेसुध पड़ी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। राजू को अपने पिता याद आ गए। वह भी ऐसे ही तड़प कर मरे थे, क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। आज पैसा है, लेकिन इलाज नहीं। नहीं, राजू ने खुद से कहा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। उसे याद आया कि उस टीवी शो में बताया गया था कि अगर एंटीडोट कार्ड ना हो तो घरेलू चीजों से कैसे जान बचाई जा सकती है। उसे एक्टिवेटेड चारकोल, सक्रिय कोयला चाहिए था। यह जहर को सोख लेता है, और उसे यह भी पता था कि यह कहाँ मिलेगा। राजू वहां से उल्टे पैर भागा। वह सीधे हलवाई के पास पहुंचा, जहां बड़ी बड़ी भट्टियों में अभी भी लकड़ी का कोयला जल रहा था। उसने एक बाल्टी उठाई और उसमें जलते हुए कोयले के कुछ टुकड़े डाले और ऊपर से पानी डाल दिया। कोयला बुझ गया। फिर उसने पास पानी डाले हैं। फिर उसने पास 500 कढ़ाई पड़ा एक पत्थर उठाया और उस गीले कोयले को पीसना शुरू कर दिया। अरे ओ पागल, क्या कर रहा है? हलवाई चिल्लाया। चुप रहो काका। राजू ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। उसका रूप देखकर हलवाई भी सहम गया। राजू ने काले कोयले का एक गाढ़ा घोल तैयार किया। यह देखने में बिल्कुल कीचड़ जैसा लग रहा था, काला और बदसूरत। लेकिन राजू जानता था कि यही वो अमृत है जो इन सब की जान बचा सकता है। बाल्टी लेकर वह फिर से मुख्य मंडप की तरफ भागा। वहां अफरा तफरी और बढ़ गई थी। अब तक 2 लोग पूरी तरह से सांस लेना बंद कर चुके थे। डॉक्टर मेहता पसीने से लथपथ होकर सीपीआर दे रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। मौत का साया हवेली पर मंडरा रहा था। राजू सीधे उस छोटी बच्ची के पास गया। उसकी मां रो रो कर पागल हो गई थी। माँ जी, इसे यह पिलाना होगा, राजू ने बाल्टी नीचे रखते हुए कहा। औरत ने उस काले घोल को देखा और चीख पड़ी। यह क्या है? तुम मेरी बच्ची को जहर दोगे? हटो यहां से। यह जहर नहीं है मां जी, यह जहर का कांट है, कोयला है। यह पेट से जहर खींच लेगा। एक बार भरोसा करो, वरना यह बच्ची नहीं बचेगी। राजू की आवाज में इतनी तड़प थी कि वह औरत एक पल के लिए रुक गई। लेकिन तभी वहां ठाकुर साहब का मुनीम आ गया। उसने राजू के हाथ से बाल्टी छीनकर दूर फेंक दी। काला घोल जमीन पर फैल गया।
हरामखोर, विपदा के समय टोना टोटका करता है। मुनीम ने राजू के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। इसे पकड़कर बांध दो, यह पक्का इसी का किया कराया है। इसी ने खाने में कुछ मिलाया होगा, तभी तो यह दवा लेकर घूम रहा है। भीड़ का गुस्सा अब राजू की तरफ मुड़ गया। दुखी और डरे हुए लोगों को एक शिकार मिल गया था। दो हट्टे कट्टे सुरक्षा गार्डों ने राजू को पकड़ लिया। राजू चिल्लाता रहा, मेरी बात सुनो, वो मर जाएंगे, उनके पास समय नहीं है, कोयला ही उन्हें बचा सकता है। लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब गई। डॉक्टर मेहता ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हो सकता है इसी ने जहर दिया हो, पुलिस को बुलाओ। राजू को एक खंभे से बांध दिया गया। वह अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देख रहा था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसने देखा कि जमीन पर अभी भी थोड़ा सा कोयले का घोल बचा हुआ था जो मुनीम ने गिराया था। पास ही एक बूढ़ा कुत्ता, जिसने शायद उल्टी वाला खाना खा लिया था, तड़प रहा था। कुत्ता लड़खड़ाते हुए उस गिरे हुए काले घोल के पास गया और उसे छांटने लगा। जानवरों की छठी इंद्री शायद इंसानों से ज्यादा तेज होती है। कुछ ही पलों में चमत्कार हुआ। वह कुत्ता जो अभी मरने की कगार पर था, उसने एक और उल्टी की जिसमें काला रंग था, और फिर धीरे धीरे उसका कांपना बंद हो गया। वह अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और पूंछ हिलाने लगा। राजू ने यह देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, कुत्ते को देखो, सब लोग कुत्ते को देखो, वो बच गया। उसने वही कोयला पिया और वो बच गया। शोरगुल के बीच ठाकुर बलदेव सिंह की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुत्ता अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जबकि उनके मेहमान अभी भी जमीन पर तड़प रहे थे। एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस कुत्ते पर और फिर खंभे से बंधे उस मामूली से लड़के पर टिक गईं। ठाकुर साहब धीरे धीरे राजू के पास आए। उनकी आंखों में अभी भी संदेह था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। खलो इसे, उन्होंने गार्ड्स को आदेश दिया। राजू के हाथ खुलते ही वह अपने गाल पर लगे थप्पड़ के दर्द को भूल गया। उसने ठाकुर साहब से कहा, मालिक, मुझे और कोयला चाहिए और पानी, जल्दी कीजिए, हमारे पास सिर्फ चंद मिनट बचे हैं। हवेली का वह भव्य आंगन, जहां कुछ देर पहले तक शहनाई गूंज रही थी, अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, वह शरीर के अंदर खून में दौड़ रहा था। राजू के हाथ खुले तो वह बिजली की गति से रसोई की तरफ भागा। हलवाई काका, जो अब तक डर के मारे कोने में दुबके हुए थे, राजू का रौद्र रूप देखकर आगे आए। काका, मुझे इमाम दस्ता चाहिए और जितना भी ठंडा पानी है सब ले आओ, राजू चिल्लाया। हलवाई ने बिना सवाल किए पीतल का भारी इमाम दस्ता राजू के सामने रख दिया। राजू ने जलते हुए चूल्हे से बुझे हुए कोयले के टुकड़े उठाए। उसके हाथ जल रहे थे, हथेलियों पर छाले पड़ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने कोयले को इमाम दस्ते में डाला और पूरी ताकत से कूटना शुरू किया। खट खट खट, हर चोट के साथ काला पाउडर हवा में उड़ रहा था। राजू के पसीने से लथपथ चेहरे पर चिपक रहा था। पानी, राजू ने आवाज दी। हलवाई ने जग से पानी डाला। राजू ने अपने हाथों से ही उस मिश्रण को घोला। अब उसके पास एक बाल्टी भरकर वह काला गाढ़ा घोल तैयार था। यह देखने में किसी नाले के पानी जैसा घिनौना लग रहा था। राजू बाल्टी लेकर वापस दौड़ा। उसकी सांस फूल रही थी। सबसे पहले वह उसी छोटी बच्ची गुड़िया के पास पहुंचा। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ रहा था और आंखें पथरा रही थी। बच्ची की माँ, जो गहनों से लदी एक अमीर महिला थी, ने राजू को आते देखा तो फिर बिफर पड़ी। दूर रहे मेरी बेटी से। डॉक्टर मेहता, आप कुछ करते क्यों नहीं? यह लड़का मेरी बेटी को मार डालेगा। डॉक्टर मेहता पास ही एक दूसरे मरीज को सीपीआर दे रहे थे। वे झुंझलाकर बोले, मिसेज सोढ़ी, मेरे पास कोई दवा नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान से दुआ मांगिए। राजू ने महिला की बात अनसुनी कर दी। उसने बच्ची का सिर अपनी गोद में रखा। उसके मैले कपड़ों पर बच्ची की लार गिर रही थी। गुड़िया, बेटी, यह कड़वा है, लेकिन इसे पीना होगा। राजू ने बहुत प्यार से, जैसे एक भाई अपनी बहन को समझाता है, कहा। उसने अपनी उंगलियों से बच्ची का जबड़ा खोला। खबरदार! महिला ने राजू का हाथ झटकना चाहा। तभी ठाकुर बलदेव सिंह की गरजती हुई आवाज आई, रुक जाओ। ठाकुर साहब वहां खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। उसे अपना काम करने दो। अगर डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं है तो यही सही। राजू ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने पीतल का गिलास बच्ची के मुंह से लगा दिया। बच्ची बेहोशी की हालत में थी, पी नहीं पा रही थी। राजू ने उसकी नाक बंद की ताकि वह मुंह से सांस ले, और जैसे ही मुंह खुला, उसने काला पानी गले में उतार दिया। बच्ची ने खांसा, थोड़ा पानी बाहर गिरा। उसके रेशमी फ्रॉक पर काला दाग लग गया, लेकिन राजू ने रुकने नहीं दिया। शाबाश, पीले पीले, वह बुदबुदाता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, वहां सन्नाटा था।
सिर्फ लोगों की सिसकियों की आवाज आ रही थी। सब टकटकी लगाए उस बच्ची को देख रहे थे। क्या वह मरेगी? क्या राजू ने उसे मार दिया? अचानक बच्ची का शरीर ऐंठा, उसे जोर की उबकाई आई और अगले ही पल उसने एक जोरदार उल्टी की। काला पानी बिना पचे हुए खाने के साथ बाहर निकल आया। फर्श गंदा हो गया, बदबू फैल गई। अमीर मेहमानों ने नाक पर रुमाल रख लिया, लेकिन राजू की आंखों में चमक आ गई। उल्टी के साथ ही बच्ची ने एक लंबी गहरी सांस ली। जो छाती पहले पत्थर की तरह रुकी हुई थी, अब वह ऊपर नीचे होने लगी थी। बच्ची ने धीरे से आंखें खोली और अपनी मां को देखा। मां, उसने कमजोर आवाज में कहा। वह जिंदा है, किसी ने भीड़ में चिल्लाया। वह एक चमत्कार था, विज्ञान का चमत्कार, जिसे राजू ने अपने देसी तरीके से सच कर दिखाया था। बच्ची की मां, जो अभी तक राजू को गालियां दे रही थी, फूट फूट कर रोने लगी और राजू के गंदे काले हाथों को अपने माथे से लगा लिया। तूने मेरी बच्ची बचा ली, तूने मेरी बच्ची बचा ली। अब मंजर पूरी तरह बदल गया। जो मेहमान राजू को छूने से भी कतराते थे, अब वे पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़े। बेटा, मेरे पति को बचा लो। ए लड़के, इधर आ, मेरे बेटे को पहले देख, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहले मेरी पत्नी को यह पानी पिला दो। हवेली में चीख पुकार मच गई, लेकिन इस बार यह मौत का डर नहीं था, यह जीवन की भीख थी। राजू अब कोई मामूली बर्तन धोने वाला नहीं था, वह उस पल के लिए भगवान बन गया था। लाइन में लगिए, सब पीछे हटिए, राजू ने एक सेनापति की तरह आदेश दिया। वही लड़का जो कभी नजरें उठाकर बात नहीं करता था, अब हुक्म चला रहा था। और मजे की बात यह थी कि शहर के बड़े बड़े रईस, कलेक्टर और व्यापारी उसकी बात मान रहे थे। राजू ने हलवाई और 2-3 नौकरों को बुलाया। और कोयला पीसो, जल्दी, बाल्टियां भर लो। राजू एक मरीज से दूसरे मरीज के पास भागने लगा। किसी का मुंह जबरदस्ती खोलकर पानी डालता, किसी की पीठ थपथपाकर उल्टी करवाता। उसके कपड़े अब पूरी तरह काले हो चुके थे, पसीना और कालिक मिलकर उसके चेहरे पर बह रहे थे। डॉक्टर मेहता एक कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उनकी महंगी डिग्री, उनकी अंग्रेजी दवाइयां, उनका स्टेथोस्कोप सब आज बेकार साबित हो गए थे। एक अनपढ़ लड़के ने, जिसे उन्होंने अभी धक्के मारकर भगाया था, वह कर दिखाया जो वे नहीं कर पाए। शर्मिंदगी ने उन्हें घेर लिया, लेकिन फिर उनके अंदर का डॉक्टर जाग उठा। उन्होंने अपना कोट उतारा और राजू के पास आए। लड़के, राजू, डॉक्टर मेहता ने संकोच से कहा। मैं क्या मदद कर सकता हूं? राजू ने एक पल के लिए रुककर डॉक्टर को देखा। उसकी आंखों में कोई ताना नहीं था, सिर्फ काम की गंभीरता थी। डॉक्टर साहब, आप नब्ज चेक कीजिए, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे बताइए, मैं अकेला सब तक नहीं पहुंच पाऊंगा। डॉक्टर मेहता ने सिर हिलाया। ठीक है, और वे राजू के सहायक की तरह काम करने लगे। अचानक भीड़ चीखी, ठाकुर साहब गिर गए। राजू ने पलटकर देखा। ठाकुर बलदेव सिंह, जो अब तक व्यवस्था संभाल रहे थे, अचानक सिंहासन नुमा कुर्सी पर लुढ़क गए थे। उनकी उम्र ज्यादा थी और शायद उन्होंने मिठाई ज्यादा खाई थी। उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, दांत भिंच गए थे। राजू दौड़कर उनके पास पहुंचा। ठाकुर साहब की हालत सबसे खराब थी। जहर उनके दिमाग पर असर कर रहा था। उनका जबड़ा लॉक बंद हो चुका था। बाबूजी, अंजलि दुल्हन अपनी शादी के जोड़े में दौड़ती हुई आई। बाबूजी, आंखें खोलिए। राजू ने गिलास ठाकुर साहब के मुंह से लगाया, लेकिन दांत कसकर बंद थे। एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही थी। जबड़ा नहीं खुल रहा। डॉक्टर मेहता ने नब्ज टटोलते हुए घबराकर कहा, इनकी पल्स बहुत धीमी हो रही है। अगर अगले 2 मिनट में इन्हें उल्टी नहीं हुई तो दिल काम करना बंद कर देगा। हवेली में मातम छा गया। दूल्हा पक्ष के लोग कानाफूसी करने लगे। शादी के मंडप में लड़की के पिता की मौत, इससे बड़ा अपशकुन क्या होगा? राजू का दिमाग तेजी से चला। अगर मुंह से दवा नहीं दी जा सकती तो क्या किया जाए? उसे याद आया, नाक से नली डालकर पेट तक पहुंचाना। लेकिन यहां नली कहां मिलेगी? उसकी नजर ठंडे पेय, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर पड़ी, जिनमें स्ट्रॉ लगी हुई थी। नहीं, यह बहुत छोटी है, उसने सोचा। तभी उसने देखा कि सजावट के लिए कुछ मोटे प्लास्टिक के पाइपों का इस्तेमाल हुआ था, जिनसे कृत्रिम झरना बनाया गया था। चाकू, राजू चिल्लाया। एक नौकर ने सब्जी काटने वाला चाकू फेंका। राजू ने पाइप का एक टुकड़ा काटा, उसे पानी से धोया। डॉक्टर साहब, इनका सिर पकड़िए, राजू ने कहा। तुम क्या करने वाले हो? डॉक्टर मेहता ने पूछा। नाक के रास्ते पेट तक भेजूंगा, राजू ने कहा। पागल हो गए हो? अगर यह पाइप सांस की नली में चला गया तो वह तुरंत मर जाएंगे। यह काम सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं, डॉक्टर मेहता चिल्लाए। राजू ने डॉक्टर की आंखों में देखा। अगर नहीं किया तो वैसे भी मर जाएंगे, रिस्क लेना ही होगा। राजू ने पाइप पर थोड़ा सा देसी घी लगाया ताकि वह चिकना हो जाए।
उसने ठाकुर साहब का सिर पीछे किया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह किसी दूसरे की नहीं, उस आदमी की जान थी जिसने उसे नौकरी दी थी, जिसके घर का वह नमक खाता था। हे बजरंग बली, राजू ने मन ही मन प्रार्थना की। उसने धीरे धीरे पाइप को ठाकुर साहब की नाक में डालना शुरू किया। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। जरा सी गलती और पाइप फेफड़ों में जा सकता था। राजू ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की संवेदना सेंस पर भरोसा किया। उसे महसूस हुआ कि पाइप गले के मोड़ से नीचे उतर रहा है। उसने एक हल्का सा झटका महसूस किया। यह भोजन नली एसोफेगस थी, सांस की नली नहीं। उसे यकीन था, पाइप अंदर चला गया। राजू ने तुरंत पाइप के दूसरे सिरे पर कीप फनल जैसा कागज लगाया और काला पानी डाल दिया। गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। काला पानी सीधे ठाकुर साहब के पेट में चला गया। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, कोई हलचल नहीं। ठाकुर साहब का शरीर शांत पड़ गया। नहीं, अंजलि रो पड़ी। बाबूजी, मुनीम ने फिर से रंग बदलना शुरू किया। मार दिया, इस अछूत ने ठाकुर साहब को मार दिया। मैंने कहा था इसे रोको। राजू का दिल बैठ गया। क्या उसने गलती कर दी? क्या पाइप गलत जगह चला गया? उसने ठाकुर साहब के सीने पर कान लगाया। धड़कन बहुत धीमी थी। तभी ठाकुर साहब के पेट में एक गड़गड़ाहट हुई। उनका शरीर जोर से झटके के साथ आगे आया। राजू ने फुर्ती से उन्हें करवट दिलाई और फिर एक जोरदार आवाज के साथ ठाकुर साहब ने उल्टी की। इतनी जोर की उल्टी कि पाइप भी नाक से बाहर निकल गया। काला जहर बाहर आ चुका था। ठाकुर साहब ने जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। उनकी लाल होती आंखों का रंग वापस सफेद होने लगा। उन्होंने कराहते हुए आंखें खोली। पानी, उन्होंने बुदबुदाया। पूरे पंडाल में तालियां बज उठी। लोग राजू राजू चिल्लाने लगे। अंजलि ने झुककर राजू के गंदे पैर छू लिए। राजू हड़बड़ाकर पीछे हट गया। नहीं दीदी, यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो नौकर हूं। नहीं, अंजलि ने रोते हुए कहा, आज तुम मेरे भाई हो। तुमने मेरे पिता को जीवन दान दिया है। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां आ रही थीं। अब जब खतरा टल चुका था, प्रशासन जाग गया था। लेकिन राजू जानता था कि असली मुसीबत अब शुरू होगी, क्योंकि दुनिया का नियम है, जब तक काम है तब तक नाम है। काम खत्म होने के बाद गरीबों को अक्सर अपराधी बना दिया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर हवेली में दाखिल हुआ। उसके साथ शहर के बड़े सिविल सर्जन भी थे। सिविल सर्जन ने वहां का नजारा देखा। कीचड़, उल्टी और काला पानी। यह सब क्या तमाशा है? सिविल सर्जन चिल्लाया। किसने किया यह सब? मुनीम, जो अब तक डरा हुआ था, पुलिस को देखते ही फिर से शेर बन गया। वह जानता था कि अगर खाने में जहर की बात बाहर निकली तो बदनामी हवेली की होगी। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही था। इंस्पेक्टर साहब, मुनीम ने राजू की तरफ इशारा किया। इस लड़के ने, इसी ने मेहमानों को यह काला जहर पिलाया है। देखिए, अभी भी बाल्टी हाथ में है। इसी ने खाने में कुछ मिलाया होगा ताकि बाद में इलाज का नाटक करके इनाम पा सके। राजू सन्न रह गया। उसने ठाकुर साहब की तरफ देखा, लेकिन ठाकुर साहब अभी भी बेसुध थे। वे कुछ बोल नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर ने राजू का कॉलर पकड़ लिया। अच्छा, तो तू डॉक्टर बनेगा। बिना डिग्री के इलाज करना जुर्म है, और अगर खाने में मिलावट तूने की है तो तुझे जेल में सड़ना होगा। राजू ने भीड़ की तरफ देखा। जिन लोगों को उसने अभी बचाया था, वे सब चुप थे। कोई पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। डॉक्टर मेहता भी नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि अगर वे सच बोलते तो उनकी खुद की नाकामी सामने आ जाती। राजू के हाथों से वह पीतल का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। टन 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 आवाज गूंजती रही, जैसे उसकी किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो। हवेली के उस बड़े हॉल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले का नहीं, बल्कि सत्य के सामने आने की खामोशी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने राजू के हाथों में हथकड़ी पहनाने के लिए अपनी जेब से चाबी निकाली। हाथ आगे करो, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ आगे कर दिए। साहब, आप मुझे जेल ले जाइए, राजू ने टूटी हुई आवाज में कहा। लेकिन एक बार, बस एक बार उस काले पानी की जांच करवा लीजिए जो मैंने पिलाया था, और उस उल्टी की भी जांच करवा लीजिए जो ठाकुर साहब ने की है। इंस्पेक्टर हंसा। तू मुझे कानून सिखाएगा? सबूत बाद में देखेंगे, पहले हवालात की हवा खा। तभी एक भारी और कमजोर आवाज गूंजी। रुको। सबकी नजरें ठाकुर बलदेव सिंह की तरफ मुड़ गईं। वे अभी भी जमीन पर लेटे थे। उनका सिर अंजलि की गोद में था, लेकिन उनकी आंखों में होश आ चुका था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। उस लड़के को छोड़ दो। मुनीम घबरा गया। वह दौड़कर ठाकुर साहब के पास गया। मालिक, आप अभी होश में नहीं हैं। इस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की। यह जहर। चुप रहो। ठाकुर साहब ने पूरी ताकत लगाकर दहाड़ा।
उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि मुनीम 2 कदम पीछे हट गया। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और सिविल सर्जन की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब ने कहा, जरा उस बर्तन को सूंघिए जिसमें वो जहर था। सिविल सर्जन, जो अब तक खामोश तमाशबीन बने हुए थे, आगे बढ़े। उन्होंने जमीन पर गिरे पीतल के गिलास को उठाया। उसमें अभी भी थोड़ा सा काला लेप बचा था। उन्होंने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। फिर उन्होंने अपनी उंगली से उसे छू कर देखा और जीभ पर हल्का सा लगाया। डॉक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। हैरानी, शर्मिंदगी और फिर एक अजीब सा आदर सब एक साथ उनके चेहरे पर आ गया। इंस्पेक्टर, रुकिए, सिविल सर्जन ने गंभीर आवाज में कहा, यह जहर नहीं है। क्या? मुनीम और इंस्पेक्टर एक साथ बोले, यह एक्टिवेटेड चारकोल है, आसान भाषा में सक्रिय कोयला। सिविल सर्जन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मेडिकल साइंस में जब किसी ने जहर खा लिया हो और हमें जहर का प्रकार न पता हो तो हम यही देते हैं। यह पेट में जाकर जहर को सोख लेता है ताकि वह खून में न मिले। डॉक्टर ने राजू की तरफ मुड़कर देखा। इस लड़के ने वही किया जो एक बड़े अस्पताल में होता। फर्क सिर्फ इतना है कि इसने महंगी मशीनों की जगह लकड़ी के कोयले और अपनी समझ का इस्तेमाल किया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जो लोग राजू को कोस रहे थे, अब वे शर्मिंदा हो रहे थे। सिविल सर्जन ने बात जारी रखी, और रही बात जहर की। वे उस जगह गए जहां ठाकुर साहब ने उल्टी की थी। वहां से अजीब सी कड़वी बादाम की गंध आ रही थी। यह गंध, यह साइनाइड है, उस जंगली फल के बीजों का जहर। अगर यह कोयला सही समय पर पेट में न जाता तो अब तक ठाकुर साहब और बाकी मेहमान। डॉक्टर ने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन सबको समझ आ गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से हथकड़ी वापस जेब में रख ली। मुनीम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसने ही सस्ते के चक्कर में उस अनजान रसोइये को काम पर रखा था और फलों की जांच नहीं की थी। ठाकुर बलदेव सिंह ने अंजलि का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। मुझे उस लड़के के पास ले चलो, उन्होंने कहा। राजू अभी भी वहीं खड़ा था, सिर झुकाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गया है। जब उसने देखा कि ठाकुर साहब खुद चलकर उसके पास आ रहे हैं तो वह डर के मारे पीछे हटने लगा। मालिक, गलती हो गई तो माफ कर देना। ठाकुर साहब ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और राजू के गंदे, काले, कोयले से सने हाथों को थाम लिया। हवेली के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक जमींदार एक बर्तन धोने वाले के हाथ पकड़ रहा था। माफी तुझे नहीं, हमें मांगनी चाहिए बेटा। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू थे। हमने तुझे दुत्कारा, तुझे धक्के मारे, फिर भी तूने हमारी जान बचाई। ऐसा जिगर तो अपनों में भी नहीं होता। ठाकुर साहब ने अपनी शेरवानी की जेब से हीरों की अंगूठी नहीं निकाली, न ही गड्डी। उन्होंने अपना हाथ राजू के सिर पर रखा। बता, तुझे ये सब कैसे पता चला? कौन से स्कूल में पढ़ा है तू? राजू ने धीरे से सिर उठाया। स्कूल तो 5वीं के बाद छूट गया था मालिक, लेकिन पढ़ने की भूख नहीं छूटी। रद्दी के अखबार, पुराने टीवी पर विज्ञान के कार्यक्रम, जहां से जो मिला सीख लिया। मुझे लगा कि ज्ञान तो ज्ञान होता है, चाहे स्कूल की किताब से मिले या कचरे के ढेर से। वहां मौजूद डॉक्टर मेहता आगे आए। वे राजू के सामने खड़े हुए। बेटा, आज तुमने मुझे एक पाठ पढ़ाया है। डिग्री दीवार पर टंगती है, लेकिन असली डॉक्टरी दिमाग और सेवा भाव में होती है। मैं शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर होकर भी घबरा गया था, लेकिन तुम नहीं डरे। ठाकुर बलदेव सिंह ने एक फैसला लिया। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की, सुनो सब लोग, आज से राजू इस हवेली में बर्तन नहीं धोएगा। मुनीम ने सोचा शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ठाकुर साहब ने आगे कहा, आज से राजू की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। यह लड़का शहर जाएगा, सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, और जब तक यह डॉक्टर बनकर नहीं लौटता, इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर, उसका सपना। उसने अपनी मां की तरफ देखा। जानकी एक कोने में खड़ी अपने पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। उसका बेटा, जिसे लोग कूड़ा कहते थे, आज हीरा बन गया था। राजू ठाकुर साहब के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, ठाकुर साहब ने उसे उठाया और गले लगा लिया। काला कोयला ठाकुर साहब की महंगी शेरवानी पर लग गया, लेकिन आज वह दाग किसी मेडल से कम नहीं था। 5 साल बाद वही हवेली, वही आंगन, लेकिन आज माहौल कुछ और था। आज गांव में एक छोटे से धर्मार्थ अस्पताल, चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन था, जो ठाकुर साहब ने बनवाया था। फीता काटने के लिए शहर से मंत्री जी नहीं आए थे। एक नौजवान डॉक्टर आया था, सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर सौम्यता। ये डॉ राजू था। गाड़ी से उतरते ही डॉ राजू ने देखा कि भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, वही मुनीम, जो अब बहुत कमजोर हो चुका था। मुनीम नजरें चुरा रहा था। राजू उसके पास गया और उसके पैर छुए। काका, अगर उस दिन आपने मुझे डांटा ना होता
तो शायद मैं कभी हिम्मत न कर पाता। मुनीम की आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। फिर राजू मंच पर चढ़ा। ठाकुर बलदेव सिंह, जो अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, गर्व से उसे देख रहे थे। राजू ने माइक संभाला। लोग कहते हैं कि चमत्कार आसमान से होते हैं, उसने भीड़ से कहा। लेकिन मेरा मानना है कि चमत्कार हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं, कभी किसी किताब के पन्ने में, तो कभी टीवी की स्क्रीन पर। बस जरूरत है तो उसे देखने वाली नजर की। मैं आज जो भी हूं, उस एक रात की वजह से हूं जब मैंने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां को मंच पर बुलाया। जानकी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को माला पहनाई। तभी भीड़ में से एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। यह वही गुड़िया थी जिसकी जान राजू ने सबसे पहले बचाई थी। अब वह 10 साल की हो गई थी। उसने राजू को एक गुलाब का फूल दिया। थैंक यू डॉक्टर भैया, उसने कहा। राजू मुस्कुराया। उसने वह फूल लिया और आसमान की तरफ देखा। शायद उसके पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने हार नहीं मानी। हवेली के बाहर लगा बोर्ड चमक रहा था। जानकी मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉ राजू M.B.B.AS M.D। और उस दिन गांव के हर बच्चे ने, चाहे वह गरीब हो या अमीर, एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कोयले के ढेर से भी हीरा निकल सकता है, बस उसे तराशने वाली जिद होनी चाहिए।